नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। नमन किया, आपका अमूल्य योगदान हमेशा रहेगा याद। निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने की तैयारी, देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने ली बैठक। नोडल और सह नोडल अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ाई की जद में आ रहे व्यापारियों ने लगाई याचिका। देहरादून के मेहुवाला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शिलान्यास। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, आज और कल मौसम रहेगा साफ। 27 से 29 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी के आसार। आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कोटिशाह नमन। आपकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच और भारतीय राजनीति में आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 27 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। ये मामला हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यापारियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में उन्हें नोटिस जारी कर चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा गया था। प्रार्थना पत्र पर कहा गया था कि हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वो उचित फोरम में अपनी शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया है। जिला प्रशासन देहरादून ने निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संपन्न कराने के लिए तैनात नोडल और सह नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है, जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और मॉडल कोड इज आल्सो इन फोर्स। सो नॉमिनेशंस हमारी इमीडिएट फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो एक जनरल सेंसिटाइजेशन और सभी जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन में कार्यरत रहेंगे, उनके अन्य डिपार्टमेंटल ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो AROs हैं या अन्य व्यवस्थाओं के नोडल्स हैं, उनको जो इंटेंसिव एक ट्रेनिंग है वो प्रारंभ कर दी गई है। और सभी से ये अनुरोध भी किया गया है कि समय सारणी के अनुसार और जो हमारे आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्य करें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हाथ से बनी तांबे के पारंपरिक बर्तनों का कारोबार मंदा है। आम लोगों में जागरूकता से उम्मीदें जरूर जागी हैं। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में अल्मोड़ा के टमटम में तांबा कारीगर परेशान है। उनका कारोबार लगातार गिरता जा रहा है। एक समय में टमटा घड़े, मग और गिलास जैसे तांबे के ऊंची गुणवत्ता वाले सामानों के लिए मशहूर था। इन पर हाथ से कारीगरी की जाती थी। अब कारीगरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से हाथ से बने तांबे के पारंपरिक सामानों की मांग काफी घट गई है। कारीगर गिरावट की कई वजह बताते हैं, जैसे सरकारी मदद की कमी, युवा पीढ़ी में इस शिल्प को लेकर बेरुखी। एक कारीगर ने तो यहाँ तक कहा कि यही सिलसिला जारी रहा तो सदियों पुरानी तांबा शिल्प की परंपरा जल्द ही खत्म हो जाएगी। टाइम तो पहले तो यहाँ 40-50 मवास काम करते थे। अब मुश्किल से हम 10-12 बचे हैं। वो भी जब तक हम हैं तब तक काम है। उसके बाद नई पीढ़ी को सीख नहीं रही, सरकार को मदद करती नहीं। हमने कहा कुछ मदद दो, नई पीढ़ी को सिखाए हम। और वैसे तो नहीं सिखा सकते ना, हमारे पास तामा होगा, कुछ होगा तब सिखाएंगे। सरकार कोई करती नहीं, खाली कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करते नहीं। यहाँ के नेता भी कारीगरों की चिंताओं से सहमत हैं। उन्हें भी डर है कि 15वीं सदी से चली आ रही कला जल्द विलुप्त हो सकती है। जिस ताम उद्योग को यहाँ के हमारे जो हस्तशिल्पी है, जो ताम के माध्यम से चाहे वो हमारे फोले बनाते हैं, चाहे वो हमारे उसके लिए फिल्टर बनाते हैं या अन्य चीज़ें बनाते हैं, आज उसकी मांग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग होती थी और बहुत यहाँ से आयातित होता था। लेकिन कुछ समय से देख रहे हैं कि वो निरंतर उसमें कमी आई है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो हमारे ताम उद्योग से जुड़े हुए लोग, हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको उनके उन्नयन के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई ठोस दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विलुप्त की ओर कगार पे खड़ी हो रही है। ताम्र उद्योग मैं समझता हूँ जब से अल्मोड़ा शहर की स्थापना हुई है 15वीं शताब्दी में, तभी से ताम्र उद्योग यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर यह भी माना गया है कि अल्मोड़ा में भी तांबे की खानें कुछ स्थानों पर थी। अब लेकिन धीरे धीरे ये उद्योग जो है समाप्त प्राय हो रहा है। हालांकि कुछ तांबा व्यापारियों को हालात बदलने की उम्मीद है। एक व्यापारी ने बताया कि खासकर कोविड महामारी के बाद तांबे के गुणों को देखते हुए इस धातु के बर्तनों की मांग बढ़ी है। अब जो है समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं और धीरे धीरे बीच में ये कारोबार कम होते चला गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ी। लोग तांबे, पीतल, कांसे और मेनली तांबे की तरफ लोग इसका ध्यान दे रहे हैं और अब इसका माल देश विदेश में भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। पहले से तो थोड़ा बहुत कारोबार इसका तांबे का अब यहाँ पर कम हुआ है। बेशक अल्मोड़ा में हाथ से तांबा के बर्तन बनाने का कारोबार फिलहाल मंदा पड़ा है। कारीगरों और व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकारी मदद और आम लोगों में तांबे के प्रति बढ़ती जागरूकता की बदौलत उनका कारोबार फिर परवान चढ़ेगा। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में आज और कल मौसम साफ रहेगा। 27 दिसंबर से राज्य में हल्की बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि 28 दिसंबर को अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी। 29 दिसंबर को भी अधिकांश हिस्सों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। इसी के चलते मौसम विभाग ने तमाम तरीके की घोषणाएं कर दी हैं और सभी से सचेत रहने की भी अपील की है। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। अब देहरादून में ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, बर्फबारी और बारिश भी होगी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि अगले 27 से 29 दिसंबर तक उत्तराखंड के 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किस तरीके से जो मौसम अभी बना हुआ है उस मौसम के मद्देनजर लगातार हर प्रकार की जो टूरिस्ट हैं वो न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड की सरजमी पर पहुंचते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं।
इसी कड़ी में क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर भी उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन ने सबको अलर्ट करते हुए कहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पर भारी से भारी बर्फबारी होने की संभावना है, पर्यटक उसका लुत्फ तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसी सड़कों पर जाने से परहेज करें जहां पर कि ज्यादा से ज्यादा बर्फ गिरती है और वहां पर ट्रैफिक सिस्टम बाधित हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि किसानों के लिए, पर्यटकों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए खुशी की सौगात है कि अगर 27 से 29 के बीच में बर्फबारी होती है तो एक अलग दीदार और एक अलग नजारा देखने को मिलेगा उत्तराखंड में पहुंचने वाले तमाम पर्यटकों को। तो 27 से लेकर के 29 तक उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। पंत जी, कहां कहां घबराने की बात है, कहां कहां जाने के लिए मना किया गया है, पर्यटकों को किस तरीके से सावधानी बरतने की अपील पर्यटकों से की गई है और तमाम स्थानीय लोग किस तरीके से इस सर्दी से बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल, जहां तक सर्दी का सवाल है तो जो सूखी ठंड थी वो हो रही है, लेकिन आंशिक रूप से बारिश होने के बाद लोगों को उससे राहत मिली है। खासतौर से जो काश्तकार हैं, जो किसानी है, बागवानी है, औद्यानिकी है, उनके एक राहत की खबर है। जब बारिश की फुहार खेतों में, जब फसलों में पड़ती है तो उसके लिए एक वो वरदान साबित होती है। और इसी कड़ी में क्योंकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर 3000 फीट या 2000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो उसके कारण कई बार जो ब्रांच सड़कें हैं वो बंद हो जाती है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करता है। तो उसके लिए भी एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है और स्थानीय लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होना आम बात है। लेकिन जब नए साल और पुराने साल में जो वर्तमान में है 2024 उसके जाते जाते और नए वर्ष के आगमन पर इस तरीके की बर्फबारी का अगर आनंद मिलता है तो पर्यटकों के लिए, स्थानीय दुकानदारों के लिए, तो टूरिस्ट व्यवसायियों के लिए एक अच्छी खबर और एक सौगात लेकर के आता है। तो इसको एक अच्छे संदेश के रूप में जरूर देखा जा सकता है कि एक दूसरे के बीच में ये संचार हो जाता है कि नया साल का जश्न वो अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ की ऊंचाई वादियों में करेंगे। बिल्कुल, लेकिन पंत जी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि न्यू ईयर मुहाने पर है और टूरिस्ट ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं इस वक्त जहां पर बर्फबारी हो रही है। क्या ऐसी भी उत्तराखंड में कुछ जगह हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो सिमट से ऊंचाई वाला इलाका, जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जहां पर कि आपने देखा होगा चारधाम यात्रा जो शीतकालीन गद्दी है वहां से शुरू होती है और जो शीतकालीन गद्दी पर ही चारधाम यात्रा के दीदार होते हैं, दर्शन किए जाते हैं और वहां पर जाकर के भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर प्रशासनिक अमला हमेशा ये कहता है कि अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो बर्फबारी या पूर्वानुमान मौसम विभाग के मद्देनजर ही आप ट्रैकिंग का रास्ता बनाइए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ग्लेशियर टूटने से या बर्फीली जो तूफान है उसके आने से कई बार ट्रैकिंग करते हुए पर्यटक फंस जाते हैं। फिर उसको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करके उनको लेकर आती है। कई बार जो उनका नेटवर्क सिस्टम होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता एक दूसरे के बाद, तो उसके बाद उनको जो खोज दस्ता है उनको निकाल करके ढूंढ करके लाता। तो ऐसी जगहों पर जाने से, चाहे वो गंगोत्री का ट्रैक हो या वो नीतिमाणा का ट्रैक हो, वहां पर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। और अगर जाना भी है तो उसकी पूरी सूचना और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर ही यहाँ का ट्रैकिंग सिस्टम। आखिरी बात पंत जी, यदि उत्तराखंड जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या अपील रहने वाली है? अगर आप कुछ अपील करना चाहें, उन्हें कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड हमेशा से तैयार रहा है, अतिथि देवो भव की परिपाटी पर चलता है। नए साल के आगमन के लिए, पुराने साल के जाने के उपलक्ष्य में दीदार करने के लिए उत्तराखंड में बर्फबारी होने की संभावना है, उसके मजे उत्तराखंड में आइए। लेकिन आप उन स्थानों पर जाने से परहेज कीजिए जहां पर प्रशासनिक अमले ने जाने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन अगर आप पहाड़ों की रानी मसूरी जाएंगे या चोपता नैनीताल के इलाके में जाएंगे, कौसानी जाएंगे, तो वहां पर आप रहने की भी व्यवस्था मिलेगी, पानी पेयजल की भी व्यवस्था होगी, बर्फबारी होगी तो आप सेल्फी भी ले पाएंगे, फोटोग्राफी कर पाएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आपको राहत महसूस देगी और सुखद अनुभव करवाएगी। तो इस तरीके की जरूर मैं अपील करना चाहूंगा तमाम दर्शकों से और तमाम पर्यटकों से कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान और जन टीवी की बकायदा जो हम लगातार खबरें चलाते हैं और जो अंदेशा जताते हैं और मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो सामने रखते हैं उसके मद्देनजर अपना शेड्यूल तैयार करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये अपील पहुंचाने के लिए। तो सभी दर्शकों से ये अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाएं, पहाड़ों पर ना जाएं। इस वक्त वहां पर अधिक बर्फबारी हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, संपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी की ओर से। दरअसल स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट
सभागार में सभी रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन कार्यों और दायित्वों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया कि निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरे तरीके से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच, 2 जनवरी तक नाम वापसी और 3 जनवरी को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। 19 केंद्र संवेदनशील श्रेणी के हैं और 4 अति संवेदनशील श्रेणी के हैं और कुल मतदाता हमारे 53,894 हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,894 और महिलाओं की 25,997 की है। और आरक्षण की जहाँ तक बात है तो हमारे 3 निकाय अनारक्षित हैं और अन्य निकायों में महिला, ओबीसी और अनुसूचित जाति इस तरह से आरक्षण तय किया गया है राज्य सरकार द्वारा। और अब नाम निर्देशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी परसों से, तो सभी आरओ को आवश्यक ट्रेनिंग दे दी गई है और उसके बाद जो प्रक्रिया है टाइम टेबल के अनुसार की जाएगी और समय समय पर आवश्यक ट्रेनिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट से, जोनल मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज की जाएंगी। रुड़की के पिरान कलियर से खबर है। यहां पर एक युवती कूड़ा डालने गई और एक खेत में बेसुध अवस्था में मिली है। परिजनों ने 4 बाइक सवार युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेने के साथ इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर एकत्रित लोगों ने अन्य युवकों को भी हिरासत में लिए जाने की मांग को लेकर इमलीखेड़ा चौकी के सामने रोड पर हंगामा किया है और अन्य युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। डालने गई युवती बेसुध हालत में खेत में पड़ी हुई मिली। हालांकि परिजनों ने 4 बाइक सवार युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब लोगों की मांग है कि अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर आज सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। अन्य युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मॉर्निंग में एक सूचना मिली थी कि किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ। उसने 2-3 लोगों के बारे में बताया। उस पर पुलिस काम कर रही है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी पे अभी काम चल रहा है और जैसे चूंकि परिजन काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं, उनमें रोष है घटना को लेकर के, तो पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रामनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत जस्सा गांजा के अंतर्गत मंगलवार को ग्राम चैनपुरी में एक ग्रामीण के यहां जब आपको बता दें कि ग्रामीण के घर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, लेकिन इस कार्यक्रम में आज भी कई विभाग के अधिकारी नदारद दिखे, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि वो काफी देर से अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे और ग्रामीणों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा है। वहीं मामले में इस क्षेत्र की निवर्तमान ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस कार्यक्रम में 15 विभाग के अधिकारियों को मौजूद रहना था, लेकिन कार्यक्रम में केवल 2 ही विभाग के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीण काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें कुछ अधिकारियों ने जवाब दिया कि उनके पास कोई सूचना ही नहीं थी। देखिए, आज हमारे गांव चैनपुरी में बहुउद्देशीय शिविर लगा था, जिसमें कि लगभग 15 विभागों ने आना था और 15 विभाग में से यहाँ पे हमारे पास एक नलकूप विभाग और एक जल निगम, बस 2 ही विभाग पहुँचे। ना हमारे पास सिंचाई विभाग पहुंचा, ना आपके जो है हमारे पास बाल जनगणना विभाग, बाल विभाग पहुंचा, ना ब्लॉक से कोई आए,
ना तहसीलदार साहब आए, और किन्हीं को फ़ोन करने पे मुझे ये पता चला कि उनके पास सूचना ही नहीं गई थी। तो मेरा बस ये सवाल है कि क्या होता है, हर साल इसी तरीके का होता है, जितनी भी विभाग 15-15 विभाग बोलते हैं और शिविरों में 1-1, 2-2 विभाग पहुंचते हैं, तो गांव वालों की जो समस्या है, जो ग्राउंड की समस्या है, वो वहाँ की मतलब जस की तस बनी हुई है, उस समस्या का कोई निदान ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें 15 विभाग में से 2 ही विभाग पहुँचे हैं और जो ये बहुउद्देशीय शिविर लगता है इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तभी इसीलिए गांव वाले कोई भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। 15 विभाग में से अब ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। गांव वाले को यही तो है कि ये पिछले साल भी यही इसी टाइम पर किया था इन्होंने, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, खाली लिख कर ले गए और बस हो गया। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की घोषणा हो चुकी है और लोहाघाट नगर की जनता भी अपना नया पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए बेहद तैयार है। मंगलवार को लोहाघाट के बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने अपना पालिका अध्यक्ष चुनने के लिए अपनी राय दी और कहा कि इस बार वो ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहेंगे जो सबसे पहले नगर की पेयजल समस्या का समाधान करे, नगर में सीवर लाइन का निर्माण कराए, स्वच्छता व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को मजबूत बनाए। इसके अलावा जनता का सुख दुख देखे और नगर के विकास की लड़ाई लड़े। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, नगर की जनता को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई लड़े। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, आपका अमूल्य योगदान हमेशा रहेगा याद। निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने की तैयारी तेज। देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने ली बैठक, नोडल और सह नोडल अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रूट का सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ाई की जद में आ रहे व्यापारियों ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 दिसंबर दी तारीख। देहरादून के मेहुवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शिलान्यास। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, आज और कल मौसम रहेगा साफ, 27 से 29 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी के आसार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।